हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में और ये बहुत ही शानदार बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इसमें जो है कि हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले, जिसमें से टॉप 30 प्रश्न छाट कर आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, सीडीएस, एनडीएस, पुलिस, एसआई, यहाँ तक कि पेट टेट सीटेट जो एग्ज़ाम होता है टीचर का, उसमें भी ये एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। साथ साथ ये बीएससी और ख़ास करके ये यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कि जियोग्राफी वाले सेक्शन में बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं हर एक प्रश्न को छाट कर लाया हूँ आपके लिए, जो कि जिसके एग्ज़ाम में आने के लगभग 99% चांसेस होते हैं। इनमें से एग्ज़ाम जरूर इनमें से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर ही फंसेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो एक एक प्रश्न का आप देखकर गौर करेंगे, और जो भी प्रश्न आता है आपको बेझिझक उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही, आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो यहाँ पर चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर देते चलिएगा जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर आता होगा। तो ये रहा आपके सामने ये पहला प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी शुद्ध ग्रह, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो इसमें से आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन 4 न्यूटन। जो कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केपलर ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही आंसर है, हालांकि ये तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। इसके पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, जिसमें से 9वां ग्रह जो कि प्लूटो था, ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसको देखने में कठिनाई होती थी, और वैज्ञानिकों ने इसे 9वां ग्रह का दर्जा छीन लिया, जिसके कारण हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह वर्तमान में बचे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन ए में क्या क्या दिया गया है कि बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ऑप्शन बी बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ऑप्शन सी बुध, मंगल और पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, इसका आप अपने एक नॉर्मल थिंकिंग के आधार पर आप एक सोच डेवलप कर सकते हैं, और सोच कर बता सकते हैं कि दूरी का बढ़ते क्रम में कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है कि ऑप्शन डी, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मतलब सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन 4 बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवार, जो कि शुक्र सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। मतलब कि सूर्य के काफ़ी निकट होने के कारण इसमें ज़्यादा प्रकाश होता है, इसलिए ये सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपच्यू, जिसे वरुण के नाम से जाना जाता है। ये इसका इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। हालांकि
प्लूटो सबसे अधिक दूरी पर था, जिसकी कि ये 9वां ग्रह था, लेकिन इसको ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। इसके कारण अब केवल 8 ही ग्रह बचे हैं। तो सबसे दूरी पर वरुण ग्रह होता है, और वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण यहाँ सूर्य की उतनी गर्मी नहीं पहुंच पाती जितना कि शुक्र, बुध और पृथ्वी ग्रह के पास आ जाती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध, जो है कि सबसे गर्म ग्रह है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य से अधिकतम तापमान बुध ग्रह के अंदर आ जाता है, जिससे कि ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और ग्रह की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? जो सूर्य का धरातल का तापमान है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सूर्य के धरातल का तापमान होता है। और जो सूर्य के नाभिक का तापमान होता है ये इससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि नाभिक में हाइड्रोजन गैस का विस्फोट होता है, जिसके कारण सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य जो है एक गैसों का गोला है, जिसमें उसके संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन का एक संगठन है। हाइड्रोजन जो होती है सबसे ज्वलनशील गैस होती है, जिसको कि तनिक भी घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, और इसी गैस के कारण सूर्य का तापमान इतना अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी मंगल एवं शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एवं वरुण, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध और शुक्र जो है कि इनके एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 37 मिनट, ऑप्शन डी 8 सेकेंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा कि आपने इसका सही आंसर दिया है कि नहीं। इसका जो पॉइंट के साथ आप आंसर दीजिएगा, एकदम जो करेक्ट आंसर है उसको आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी जेना, ऑप्शन डी कार्ला। तो इसका जो सही आंसर है, हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सी एफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? जो सी एफ ट्रांक्विलिटी है वो कहाँ पर है? पृथ्वी पे है, शुक्र पे है, सूर्य पे है कि चंद्रमा पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति जो है कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मतलब कि अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो और किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है। अभी जो मंगलयान भेजा गया था उससे ये पता चला है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है, यदि वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध हो। अगर वहाँ पानी मिल जाए तो मंगल ग्रह पर भी
जीवन उपलब्ध है, कराया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे आप पृथ्वी को छोड़कर ऊपर सौरमंडल यानी ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण यह पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? मतलब जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 149 मिलियन, ऑप्शन बी 150 मिलियन, ऑप्शन सी 236 मिलियन, ऑप्शन डी 256 मिलियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर जो है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, जिसे प्रकाश वर्ष भी बोला जाता है। ठीक है। दूरी से अधिकतम दूरी के लंबाई को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? जो है कि पृथ्वी पर दिन रात जो कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटा का रात किस जगह पे होते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और ये क्षैतिज रेखा होती है। तो वहाँ पर जो कि दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जो कि पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण है। जैसे कि सूर्य एक अपनी निश्चित दिशा में स्थित होता है और पृथ्वी अपने जो कि घूर्णन पर जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है, और जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। अगर दूरियां नज़दीक हो जाती है तो गर्मी का मौसम आता है और दूरियां अधिक हो जाती हैं तो शीत ऋतु का मौसम आता है। तो आप यहाँ से एक क्लियर कर दूं कि पृथ्वी के एक घूर्णन में लगभग 24 घंटे का समय लगता है और इसको जो परिक्रमण करने में लगभग 365 दिन का समय लगता है, यानी 1 साल का समय लगता है। और घूर्णन गति को अगर देखा जाए तो परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि घूर्णन गति का दूसरा नाम जो कि परिभ्रमण गति, और ये 24 घंटे में पूरा करती है एक चक्कर। और जो परिक्रमण होती है ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिनों में पूरा करती है, और इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, न कि दिन और रात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, पृथ्वी की अपने कक्षा में गति है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की अपने कक्षा में गति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है। ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन 4 30 जनवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जुलाई को जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी मतलब उपसौर होता है। ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 जनवरी को जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? मतलब किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी
यानी 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों दिन को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि एक दिन और रात बराबर होता है जो कि 21 मार्च को होता है। तो उस समय बसंत ऋतु का मौसम होता है, मतलब ठंडी समाप्त होकर गर्मी आती है, यानी दोनों के बीच का समय होता है। और यहाँ पर जो 22 सितंबर होता है, यहाँ से बरसात मतलब कि खत्म होकर ठंडी की लगभग शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से एक ऐसा मौसम का शुरुआत होता है जहाँ से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्र ग्रहण का कारण है। मतलब किस कारण से चंद्र ग्रहण होता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ऑप्शन बी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना। ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाता है तब जो है कि नहीं, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य ग्रहण का कारण है। ऑप्शन ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ऑप्शन बी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना। ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। मतलब कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, जिससे कि चंद्रमा का छाया सूर्य पर ऐसा लगता है कि पड़ रहा है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए, आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी, अंटार्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, नॉर्वे में। ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में जो है कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, जैसे कि आधी रात को ही यहाँ पे सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। ऑप्शन ए, 25,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 20,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 6400 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 12,800 किलोमीटर है, जो कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है। यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 27 में ये जो 6400 किलोमीटर है ये पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस है। इस हिसाब से देखा जाए तो 12,800 किलोमीटर इसका डायमीटर यानी व्यास हुआ। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। d बराबर 2r होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर 6400 किलोमीटर त्रिज्या है तो व्यास 12,800 किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए, सिडनी। ऑप्शन बी, मेलबोर्न। ऑप्शन बी, बायोस्खान। ऑप्शन डी, ग्रीनविच। तो इसको जो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रीनविच, जो है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आती है, जिसे शायद देशांतर रेखा भी बोला जाता है। अभी ये कंफर्म नहीं, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? मतलब एक देशांतर जो होती है और 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितने समय अंतराल होता है? तो ऑप्शन ए, 15 मिनट। ऑप्शन बी, 12 मिनट। ऑप्शन सी, 10 मिनट। ऑप्शन डी, 4 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने वाले अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? मतलब कि जो ध्रुवों की तरफ जाती है अक्षांश रेखाएं, उसकी
जो ब्याज की प्रकृति होती है कैसी होती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आप इस तरह की एक भी वीडियो मिस न कर पावे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही हुआ है, इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और जो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है उस प्रश्नों का ही उत्तर दीजिएगा। और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करिए जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और जियोग्राफी उनको नहीं आता है, तो उनका एक आध दो क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर बन जाएगा। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।